Yes, everyone. History topic is going on, and the chapter name is Rebels and Raj. And next one, we will study about annexation of Awadh. Awadh in revolt. 2.1 A cherry that will drop into our mouth one day. एक ऐसी चेरी जो हमारे जो मुंह में आके गिरेगी एक दिन। एक गवर्नर जनरल जो लॉर्ड डलहौजी था उसने डिस्क्राइब किया था इन 1851 कि अवध जो है एक ऐसी चेरी, डैट मीन्स एक ऐसा जो है एक ऐसा एरिया है जहाँ पे जो एक उनके लिए नील की खेती और जो बड़ा अच्छा एक फर्टाइल एरिया था, उसका सारा जो राज्य प्रबंध जो है वो उनके हाथ में खुद ब खुद आ जाएगा। और 1851 में उसने ऐसा बोला था और 1856 उसके 5 साल बाद जो है वो पूरी किंगडम जो थी वो ब्रिटिश एम्पायर ने उसके ऊपर उसको अनेक्स कर लिया, उसके ऊपर उसका कब्जा कर लिया। तो इस तरह वहाँ पे जो सब्सिडरी अलायंस जो था वो इम्पोज किया गया था बाय द ब्रिटिशर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, यू शुड नो व्हाट डू यू मीन बाय द सब्सिडरी अलायंस। ये आपको क्वेश्चन भी आएगा 4 मार्क्स में। तो सब्सिडरी अलायंस जो एक सिस्टम था जो कि लॉर्ड वेल्सली ने 1798 में जो है बनाया था, और इसके अंडर जो है उन्होंने बोला कि ऑल दोज हु एंटर्ड इनटू सच एन अलायंस, जो सब्सिडरी अलायंस जो है जिसमें वो शामिल होते थे जो इंडियंस थे, तो ब्रिटिशर्स की कुछ टर्म्स और कंडीशंस को उनको फॉलो करना पड़ता था। जैसे द ब्रिटिश वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग देयर अलाई फ्रॉम एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट्स टू देयर पावर। जो ब्रिटिशर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे जो इंडियंस जितने भी राजे महाराजे हैं तो उनके साथ उनकी प्रोटेक्शन करनी, चाहे वो इंटरनल एक्सटर्नल है। डैट मीन्स उनको जो उनकी आर्मी थी, ब्रिटिश आर्मी थी, उनको जो लगाना पड़ता था कहाँ पे, अपने राज्य में। तो उनके इलाकों में जो है ब्रिटिश का जो आर्म थी, जो लोग थे, ठीक है, तो उनको रखना पड़ता था सैनिकों को। द अलाई वुड हैव टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज। अलाई डैट मीन्स जो ब्रिटिशर्स थे, तो उनका जितना भी खर्चा होता था उनके रहन सहन का वो सारा कौन उठाएगा, जो राज्य का राजा है। तो अलाई कुड एंटर इनटू एग्रीमेंट विद द अदर रूल्स। इस तरह जो अलाई है वो किसी भी तरह से किसी एग्रीमेंट में, जो राजा है किसी भी दूसरे राज्य के साथ, राजा के साथ एग्रीमेंट में नहीं जुड़ सकता विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिशर्स। तो ये सब्सिडरी अलायंस था जो कि अवध में लग गया। तो इस तरह धीरे धीरे पूरा अवध जो था उसके ऊपर कंट्रोल किसका आ गया, ब्रिटिशर्स का, इन 1801 बाय द टर्म्स ऑफ दिस अलायंस ऑफ नवाब। तो इस तरह जो 1801 में जो पूरी तरह से जो ब्रिटिशर्स का रूल आया, तो उन्होंने बोला यहाँ पे जो नवाब है वो पूरी तरह से जो है वो कि नवाब अपने राज्य प्रबंध में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से अपने सैनिकों को जो वहाँ पे लेके आएगी और इस तरह उसकी पोजीशन जो है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे जो है नवाब ने इस चीज़ के लिए एग्री कर लिया और धीरे धीरे पूरी तरह से वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो था वो ब्रिटिशर्स का चलने लगा। पूरी तरह से जितने भी चीफ्स थे, तलकदार थे, और वो धीरे धीरे उनका कंट्रोल जो है राज्य में से ख़त्म होता गया। इस तरह ब्रिटिश जो थे ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल होते गए पूरे अवध इलाके में। तो इस तरह धीरे धीरे उनको पता था कि इंडिगो प्लांटेशन और कॉटन की जो खेती है वो अवध इलाके में वो बड़े अच्छे से हो सकती थी, जिस कारण उनकी जो प्रॉपर मार्केटिंग के लिए जो है उनको वो एरिया चाहिए था, वो एरिया धीरे धीरे वहाँ पे वो आते गए। तो इस तरह और भी इलाके जैसे दुआब इलाका था, पंजाब था, बंगाल था, मराठा लैंड से, तो ये सारा एरियाज़ के ऊपर वो धीरे धीरे अपना कब्जा जमाते गए। नेक्स्ट वन है द लाइफ वॉज गोन आउट ऑफ द बॉडी। जो लाइफ थी, जो रूह थी, वो बॉडी से जा चुकी थी। लॉर्ड डलहौजी के नेक्सेशन के बाद जो है वो पूरी तरह से जो अवध के ऊपर जो रूल था वो ब्रिटिशर्स का हो गया। इसके बाद जो अवध का नवाब था उसको जो वाजिद अली, नवाब वाजिद अली जो शाह था, उसको उसकी गद्दी से उतार के जो है तो उसको कलकत्ता भेज दिया गया। और उसके लिए ये उन्होंने एक्सक्यूज़ दिए, जो नवाब है, ठीक है, वो अनपॉपुलर रूलर है और वे किसी भी तरह से जो है वो अपने अवध का जो रूल है वो संभाल नहीं सकता। लेकिन ये सब कुछ जो है वो फेक था, क्योंकि लोग जो थे वो नवाब वाजिद अली शाह जो था उसके लिए बड़े अपने मन में फीलिंग्स रखते थे और उसके साथ बड़े खुश थे। और धीरे धीरे
और जैसे ही नवाब वाजिद अली शाह को जो है कलकत्ता के लिए रवाना किया गया, तो बहुत सारे जो लोग थे, ग्रीफ डैट मीन्स बड़ा दुख, और लोग जो थे कलकत्ता तक उसके पीछे पीछे गए। बहुत सारे लोगों ने लिखा कि द लाइफ वाज गॉन आउट ऑफ द बॉडी, डैट मीन्स अवध से जो है उसके राज्य से जो जैसे नवाब वाजिद अली शाह को जो है वहाँ से निकाला गया, तो ये उनके लिए एक बड़ा जो है इंसल्ट वाला काम था, और उनकी बॉडी से जो जान जा चुकी थी, डैट मीन्स अवध से जो है उसकी रूह जो है वो जा चुकी थी। और इस तरह ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे पूरी तरह से जो है वो यहाँ पे कब्जा कर लिया। बहुत सारे यहाँ पे लोगों ने जो है, इसके अलावा अवध के नवाब के जाने के बाद बहुत सारे म्यूजिशियन, डांसर्स, पोइट, आर्टिसंस, कुक्स और बहुत सारे ऐसे लोग जो थे जिनका राज्य प्रबंध के साथ जो है वो काम जुड़ा हुआ था, वो भी जो लोग थे अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने अवध के राजा के साथ जुड़े हुए थे, नवाब के साथ जुड़े हुए थे, वो भी पूरी तरह से जो है वो अनएम्प्लॉयड हो गए। वो पूरी तरह से जो है वो उनका रहन सहन के लिए वो किसके ऊपर अब निर्भर हो गए? क्योंकि अब ब्रिटिशर्स जो हैं वो उस राज्य प्रबंध में काम करने वाले जो लोग थे वो उनको रखने के लिए राजी नहीं थे, जिस कारण वो लोग जो थे वो पूरी तरह से अनएम्प्लॉयड हो गए। नेक्स्ट वन, फिरंगी राज। फिरंगी राज जो है पहले भी हमने पढ़ा है। फिरंगी यहाँ पे अंग्रेजों को बोला गया, ब्रिटिशर्स को बोला गया। एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड, अ चेन ऑफ द ग्रीवियंसेस, बहुत सारी जो लगातार शिकायतें थीं, जो प्रिंस, तलकदार, पेजेंट, सिपॉयज जो थी वो लगातार बढ़ रही थी। बहुत सारे डिफरेंट वेज में जो आइडेंटिफाई कर रहे थे फिरंगी राज जो है लगातार आ रहा है, जिसमें लोगों की इमोशंस जो हैं वो उनको किसी भी तरह से वो वैल्यू नहीं दे रहे, चाहे वो किसी भी तरह से उनकी लॉयल्टीज जो पहले लोगों के साथ जुड़ी हुई थी वो सब कुछ ख़त्म हो रही थी। तो नेक्सेशन जो डिस्प्लेस्ड आउट जस्ट द नवाब, उन्होंने बोला इट आल्सो डिस्पोज द तुलकदार इन द रीजन। सिर्फ नवाब वाजिद अली शाह को ही यहाँ से उन्होंने रवाना नहीं किया था अवध से, इसके साथ साथ जो बहुत सारे तुलकदार थे उस वक्त, जो तुलकदार थे वो एक बड़े पावरफुल सिचुएशन में जो है वो बैठे हुए थे। उनका स्टेटस जो है वो सोसाइटी में काफ़ी जो है अच्छा होता था। इसके अलावा उनके पास वो सेना भी रख सकते थे, अपने सिपाही भी रख सकते थे। कम से कम जो है अगर छोटे दर्जे के तुलकदार होते थे तो कम से कम 200 जो हैं उनके पास सिपाही होते थे, उनके पास अपने किले होते थे। अगर कोई बिगर तुलकदार है कम से कम उनके पास 12,000 जो है फुट सोल्जर्स होते थे, पैदल सेना होती थी। इसके अलावा उनकी जो पावर है ब्रिटिशर्स उसको टॉलरेट नहीं कर सकते थे, बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, जिस कारण धीरे धीरे उन्होंने तुलकदार से भी जो सारी पावर्स थी उनकी ले ली। सबसे पहले तो जो ब्रिटिशर्स लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स, सबसे पहले तो ब्रिटिशर्स ने लोगों को ये बताया कि जो तुलकदार लगातार आपसे लैंड रेवेन्यू लगान लेते हैं तो उससे आपको थोड़ा सा जो है वो किसी भी लोगों को जो है एहसास दिलाया जाएगा कि ये सारा कुछ जो रेवेन्यू ज़बरदस्ती लिया जाता है उसको बंद कर दिया जाएगा, उसमें कटौती की जाएगी, उसको रिड्यूस किया जाएगा। लेकिन असल में ऐसा नहीं था। अवध में धीरे धीरे उन्होंने ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया और लोगों की जितनी भी ये चीज़ें, ये एक्सपेक्टेशंस थी ब्रिटिशर्स से कि उनको शायद किसी तरह से रिलीफ मिलेगा, वो किसी भी तरह से वो काफ़ी हद तक कुछ भी नहीं हुआ। और किसी भी तरह से जो बर्डन था नॉर्मल जो ऑर्डिनरी पीपल का तो वो किसी भी तरह से जो लोग थे वो समझते थे कि उनका जो है बर्डन वो रिड्यूस होगा, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अवध में धीरे धीरे जो है वो सारा कंट्रोल ब्रिटिशर्स का आ गया और पूरी तरह से जो तलकदार हैं उनको ये कह के उनकी ज़मीनें वापस ले ली गई कि जो ज़बरदस्ती और जो है गैर कानूनी तरीके से जो है उन्होंने ज़मीनों के ऊपर वो पूरा अपना कब्जा किया हुआ। इस तरह जो तुलकदार्स को लगातार जो है उनके स्टेटस से जो है नीचे गिराना, इस तरह उनका पूरा सोशल ऑर्डर जो है वो एंटायर सोशल ऑर्डर जो था उसको ब्रेक डाउन कर दिया ब्रिटिशर्स ने। और जैसे प्री ब्रिटिश टाइम में जो है तुलकदार बड़े जो हैं वो काफ़ी हद तक जो हैं वो काफ़ी पावरफुल होते थे। इसके बाद लगातार जैसे अवध के बाद जो है 1857 में तो लॉन्ग लास्टिंग बहुत सारी जो है फाइटिंग्स लगातार चलती रही तुलकदार और पीजेंट्स के बीच में। और जो नवाब ऑफ अवध था तो उसके बाद लोग जो हैं बेगम हज़रत महल जो नवाब की वाइफ थी उसके पास भी गए ताकि उनको जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ने में उनकी मदद करें। और जो बेगम हज़रत महल थी उनका भी बड़ा एक रोल था, वो भी उनके साथ जो इन ग्रीवियंसेस, इन
शिकायतों को सुन के वो उनके साथ मिल के उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है वो काफ़ी जो है प्रोटेस्ट किया, लड़ाई की। तो जो रिलेशनशिप हम देखते हैं कि वो सिपाहीज और ब्रिटिशर्स के बीच में वो लगातार जो है वो और ज़्यादा जो है वर्स्ट होता गया। कैसे स्टार्टिंग में जो है वो 1840 में जो है 1840 के बाद जो है इसमें काफ़ी चेंज आया। बिफोर 1840 जो ब्रिटिशर्स का एक रिलेशन था सिपाहीज के साथ, इंडियन आर्मी के साथ, वो काफ़ी अच्छा था। वो आपस में मिल उनके कल्चर में और उनके जैसे कोई भी फेस्टिवल्स होते थे तो उनमें शामिल होते थे। लेकिन धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो है इंडियंस के साथ काफ़ी जो एक अच्छा व्यवहार जो था उनका वो काफ़ी चेंज होता गया। वो पूरी तरह से जो है वो चेंज हो गए। अब जो उनकी एक एज अ सुपियोरिटी डैट मीन्स वो शो ऑफ करना स्टार्ट हो गए। और जो उनकी एक तरह से मारना पीटना और जैसे अब्यूज़ लैंग्वेजेस यूज़ करना अगेंस्ट द इंडियंस वो एक आम चीज़ हो गई। एक उनकी जो है एक डेली रूटीन में आ गया। और धीरे धीरे जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखो, ये एक पिक्चर दिखाई गई है कि बंगाल सिपाहीज इन द यूरोपियन स्टाइल यूनिफॉर्म। यहाँ पे हो सकता है कि जो है पूरी तरह से ये पिक्चर दिखाई गई है तो पेंटर ने ये शो किया गया ये इंडियन सिपाहीज हैं कि पूरी तरह से अगर वो ब्रिटिश आर्मी में भी उनकी यूनिफॉर्म दिखाई गई है तो वो किसी भी तरह से भी जो है अच्छे नहीं लग रहे। ये बंगाल के जो हैं सिपाहीज हैं, सिपाही हैं जो कि जो ब्रिटिश की जो है आर्मी की यूनिफॉर्म पहने हुए नज़र आ रहे हैं। लास्ट कंसेप्ट में हमने पढ़ा था कि जो मेन रीज़न था वो यही था कि जो न्यू कार्टरी थे उसके कारण जो है ये बहुत सारी ग्रीवेंसेस स्टार्ट हुई थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे उनकी सब्सिडरी अलायंस और कुछ ऐसी चीज़ें थी और जैसे ये अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करना और सिपाहीज को किसी भी तरह से जो है वो लीव सेंशन ना करनी, उनको छुट्टियां ना देनी, और जो ब्रिटिश आर्मी के कंपैरिजन जो इंडियन सिपाहीज थी उनकी जो सैलरी थी वो काफ़ी कम होनी, ये सारे रीजंस जो थे उनके साथ जो है वो शामिल हो गए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वन कंसेप्ट। मे बी यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।